प्रभात। आज हम नमक का दरोगा अध्याय का सारांश समझते हैं। इस कहानी का सारांश समझते हैं। देखिए, नमक का विभाग। नमक का विभाग नमक का विभाग बनने के बाद लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करते थे। इस कहानी को हम आगे बढ़ाए इससे पहले मैं बता देता हूं कि इस कहानी के जो पात्र हैं, एक तो बंशीधर हैं, एक बंशीधर के पिता, एक बदलू सिंह जो कांस्टेबल है, और एक है अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन। ये इस कहानी के 4 प्रमुख पात्र हैं। इसमें कहानी का नायक जो है वो बंशीधर है। तो नमक का विभाग जब बना तो लोग जो है चोरी छिपे जो है नमक का व्यापार करते थे, और नमक के दरोगा का पद पाने के लिए पटवारी भी लालयित रहता था, वकील भी लालयित रहता था। यानी पटवारी, वकील, सभी लोग जो हैं वो लालयित रहते थे कि ये पद मिल जाए, क्योंकि इस पद में ऊपरी इनकम बहुत थी, ऊपरी कमाई बहुत थी। बंशीधर जी का बेटा, वृद्ध मुंशी का बेटा बंशीधर पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में निकलता है, रोजगार की तलाश में निकलता है। लेकिन तलाश में जाने से पूर्व उसके पिताजी उसे सलाह देते हैं और कहते हैं कि बेटा, जीवन में कभी भी पद को महत्व मत देना। यानी जीवन में, नौकरी में कभी पद को महत्व मत देना। ऐसी नौकरी पकड़ना जिसमें ऊपरी कमाई अधिक हो। कोई रिश्वत दे तो मना मत करना, क्योंकि ये तो पीर की मजार है। जिस प्रकार पीर की मजार पर हम पैसे डालते हैं, मंदिर में पैसे डालते हैं, भगवान मना नहीं करते हैं, वैसे तुम्हें भी मना नहीं करना चाहिए। और हमारे घर में लड़कियां जो हैं घास फूस की तरफ बड़ी हो रही हैं, इसलिए बेटा ऐसी नौकरी करना जहां ऊपरी इनकम अधिक हो। अब बंशीधर जो हैं वो घर से निकलते हैं। अब धैर्य, बुद्धि, आत्मविश्वास, भाग्य, धैर्य, बुद्धि और आत्मविश्वास, ये 3 चीजें बंशीधर के पास थी, और उनको नमक के दरोगा के पद पर नौकरी मिली। नमक के दरोगा के पद पर नौकरी मिल गई। जब ये समाचार उसके पिताजी को मिला, पिताजी फूले नहीं समाये, पड़ोसियों को ईर्ष्या होने लगी। स्वाभाविक है, मुंशी जी का बेटा अच्छे पद पर पहुंच गया है, पड़ोसियों को ईर्ष्या होने लगी, और इस तरह से उन्होंने नमक की दरोगा का पद जो है ज्वाइन कर लिया। अब एक दिन की बात है, जाड़े का समय, सर्दी का समय था। बंशीधर जो है अपनी ड्यूटी दे रहे थे। वो रात्रि को
ड्यूटी दे रहे थे। और मध्य रात्रि को यमुना नदी पर, जो कि उस ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर थी, यमुना नदी पर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। उनको संदेह होता है कि पानी की आवाज की जगह जो है गाड़ियों की आवाज आ रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है। उन्होंने कांस्टेबल बदलू सिंह को उठाया और कहा चलो मेरे साथ। बदलू सिंह और बंसीधर जो है नदी किनारे पहुंच गए, नदी किनारे पहुंच गए। जब वहां जाकर देखा तो वहां बहुत सारी गाड़ियां जो हैं नदी पार कर रही थी। नदी पर नावों का पुल बना हुआ था, उस नदी को पार कर रही थी। बंसीधर ने वो गाड़ियां रुकवाई और पूछा इसमें क्या है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो बंसीधर ने कहा कि तुम सभी लोग क्या गूंगे हो? जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने स्वयं चेक किया, तो उनको मालूम चला कि नमक के बड़े बड़े ढेले हैं, नमक के ढेले जो हैं इसमें पड़े हैं। बंसीधर ने पूछा ये किसके हैं? तब उनमें से जो काम करने वाले लोग थे उनमें से एक की आवाज आती है, वो कहते हैं ये सब पंडित अलोपी दिन के हैं। किसके हैं? पंडित अलोपी दिन के। तब कहा कि कौन से? दातागंज वाले थे? हाँ, ये दातागंज वाले पंडित अलोपी दिन की गाड़ियां हैं जो नमक का चोरी छिपे व्यापार करते हैं। और ये गाड़ियां जो है कानपुर जा रही है। तो बंसीधर ने कहा कि इनको बुलाया जाए। और पंडित अलोपी दिन जो है वो सजीले रथ पर थे, आराम से सो रहे थे। और उनके मल्लाह, उनके नौकर को बुलाने गए और बुलाया कि आपको दरोगा साहब ने बुलाया। और दरोगा साहब जो हैं बंसीधर के पास आते हैं। बंसीधर कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों पर ऐसा काम करते हो, नमक की चोरी छिपे तुम व्यापार करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, मैं तुमको गिरफ्तार करता हूं। बंसीधर में नया नया जोश था और वो ईमानदारी के पथ पर चल रहे थे। तब अलोपी दिन ने कहा मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, मुझे गिरफ्तार मत करो, मैं तो खुद आपकी सेवा में आ रहा था, मैं तो स्वयं आपकी सेवा में आ रहा था, आपको चढ़ावा देने के लिए आ रहा था। और वो अपने नौकर से कहते हैं उनको 1000 रुपया दे दो। तब उन्होंने बंसीधर ने कहा 1000 नहीं 5000 भी नहीं दूंगा मैं। तब के 10,000 दो, 10,000 भी नहीं, 15,000, 15,000 भी नहीं, 20,000, 20,000 भी नहीं, 25,000, 25,000 भी नहीं, तो कि 30,000, तो 30,000 भी नहीं, कि 40,000 लास्ट। तो बंसीधर ने कहा कि मैं 40 लाख भी नहीं दूंगा, आप कितने भी पैसे लो मुझे आप खरीद नहीं सकते हो। बंसीधर ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। बदलू सिंह को कहा कि अलोपी दिन के हाथ में हथकड़ी डालो, अलोपी दिन के हाथ में हथकड़ी डालो। बदलू सिंह बंसीधर को गालियां देता हुआ, क्योंकि ये लोग आदी, कांस्टेबल जो है बदलू सिंह आदी हो चुका था रिश्वत का, और बदलू सिंह बंसीधर को गालियां देते हुए उसके हाथ में हथकड़ी डालता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बात जो है पूरे शहर में प्रातःकाल फैल गई। जब ये बात पूरे शहर में फैल गई
कि अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, कि अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ऐसे लोग भी बातें करने लगे। रेल में बिना टिकट यात्रा करने वाले कहने लगे अच्छा हुआ, दूध में पानी मिलाने वाला कहने लगा अच्छा हुआ, रिश्वत लेने वाला व्यक्ति कह रहा है अच्छा हुआ। और जो लोग उसके बारे में जानते थे, क्योंकि अलोपीदीन बहुत सारे लोगों को ऋण देता था, उनको मालूम था कि अलोपीदीन ब्राह्मण के रूप में क्या काम करता है, और ये सभी लोग खुश होने लगे। लेकिन अलोपीदीन को धन पर विश्वास था। किस पे विश्वास था? धन पर। लेकिन धन धर्म ने पैरों तले कुचल डाला, पैरों तले कुचल डाला। कब डाला? रात को, जब उसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो धन के बल पर इतराता था, वो धन के माध्यम से बंशीधर को खरीदना चाहता था। लेकिन रात्रि को धन को धर्म ने पैरों तले कुचल डाला। लेकिन अलोपीदीन को फिर भी लक्ष्मी पर विश्वास था, लक्ष्मी ने पैसों पर विश्वास था। उसको मालूम था कि मैं न्यायपालिका को खरीद लूंगा, मैं न्यायपालिका को खरीद लूंगा, जज को खरीद लूंगा। अगले दिन जो है अलोपीदीन को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में पेश किया गया, सभी लोग घरों से देख रहे थे, अलोपीदीन को देख रहे थे। उनको न्यायालय में पेश किया गया। अलोपीदीन के लिए वकीलों की फौज खड़ी थी, वकीलों की फौज खड़ी थी। और अलोपीदीन ने अपने धन के बल पर, देखिए न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध खड़ गया, धर्म और धन में युद्ध खड़ गया, और न्याय के मैदान में जीत हो गई धन। किसकी जीत हो गई? डिप्टी मजिस्ट्रेट ने फैसला जो है अलोपीदीन के पक्ष में सुनाया कि अलोपीदीन थोड़े से लोभ के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। बंशीधर को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले सोचे। उसका मन लालायित हुआ होगा, तब उन्होंने ऐसा काम किया। बंशीधर के हाथ से न्याय चला गया। यहां पर धन की विजय हुई। अब उस पूरी न्यायपालिका में अलोपीदीन की जय जयकार होने लगी। न्यायालय की दीवारें गूंज रही थी उसके नारों से, और बेचारे बंशीधर उदास थे, क्योंकि उसके सारे गवाह जो थे, बंशीधर जो है वो उदास थे, क्योंकि उसके सारे गवाह डावाडोल थे, और अलोपीदीन ने न्यायपालिका को भी खरीद लिया था। 7 दिन बाद बंशीधर के पास एक लेटर आया। बंशीधर के पास एक पत्र आया जिसमें बंशीधर को बर्खास्त किया गया नौकरी से। और जो ही बर्खास्त किया गया, बंशीधर जो है घर पे आ गया। पिताजी ने उसको खूब गालियां दी। माता पिता की तीर्थ यात्रा मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने सीधे मुंह बातचीत नहीं की, और घर में वो अकेला पड़ गया। बंशीधर जी जो है वो घर में अकेले पड़ गए। पिताजी ने खूब गालियां दी। पिताजी कहने लगे मैंने भी नौकरी की है, मैंने भी ऐसा काम किया है, लेकिन तुम्हारी तरह मैं नहीं था। और माता पिता की सारी अपेक्षाएं जो है वो मिट्टी में मिल गई। 1 सप्ताह
जब वो घर आ गए, एक सप्ताह बाद अलोपीदीन का रथ, पंडित अलोपीदीन का रथ अपने अंगरक्षकों के साथ वह बंशीधर के घर पे आए। बंशीधर के घर पर आए और जो ही पंडित अलोपीदीन को देखा उसके पिताजी ने, तो पिताजी ने दंडवत प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, अपने पुत्र को कोसने लगे कि मेरे पुत्र ने अच्छा काम नहीं किया है, आपको गिरफ्तार किया है। लेकिन अलोपीदीन ने मना कर दिया कि आपको अपने पुत्र की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा धर्मनिष्ठ पुत्र लाखों में एक होता है, ऐसा ईमानदार पुत्र आपको मिला है, ऐसा धर्मनिष्ठ पुत्र आपको मिला है जिसने पहली बार मुझे पराजित किया है। और ऐसे पुत्र पर आपको गर्व होना चाहिए, ऐसे पुत्र पर आपको गर्व होना चाहिए कि आपको ऐसा पुत्र मिला है। आपको ऐसे पुत्र पर गर्व होना चाहिए कि आपको ऐसा पुत्र मिला है। इस तरह से अलोपीदीन उसके पिताजी को समझाते हैं। अब अलोपीदीन जो है बंशीधर से बात करना चाहते थे। बंशीधर ने समझा कि अलोपीदीन जो है मेरा अपमान करने के लिए आए हैं, वो मुझे अपमानित करने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पंडित अलोपीदीन ने एक स्टाम्प पेपर निकाला और वो स्टाम्प पेपर बंशीधर ने पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी संपत्ति का तुम्हें स्थायी मैनेजर बनाता हूं, मेरी संपत्ति का तुम्हें मैं स्थायी मैनेजर बनाता हूं। 6,000 रुपए वार्षिक, बंगला, नौकर, घोड़ा आदि। ये पढ़कर बंशीधर ने कहा कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। अब बंशीधर को मालूम हो गया था कि वो मुझे अपमानित करने नहीं आए। बंशीधर ने कहा मैं इसके लिए काबिल नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है, मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, भले ही आप काबिल हो या नहीं हो, मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। और आपको ये पद जो है ग्रहण करना होगा, आपको इस स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक आप हस्ताक्षर नहीं करोगे मैं आपके द्वार से नहीं जाऊंगा। और बंशीधर ने अलोपीदीन की बात मान ली। अलोपीदीन की बात मानकर उन्होंने उस स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए। तब पंडित अलोपीदीन ने कहा कि मुझे वही धर्मनिष्ठ दरोगा चाहिए जो नदी के किनारे मुझे मिला था, जिसने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए मुझे सत्य की राह दिखाई थी। देखिए, इसके पीछे अलोपीदीन का भी स्वार्थ है। उसको मालूम है कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति मेरा मैनेजर बनेगा तो कंपनी की प्रगति होगी, कंपनी की आमदनी भी बढ़ेगी। और अलोपीदीन को भी ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। इस तरह से अलोपीदीन कहानी के अंत में बंशीधर को गले लगा देते हैं। इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर इस कहानी का समापन एक अलग तरीके से होता, क्या होता कि अलोपीदीन उसके घर पे आते, अपना अपराध स्वीकार करते, वो जेल में जाते, जेल से वापस छूटते, फिर बंशीधर के पास आते, तो कहानी का मजा कुछ और ही होता है। लेकिन प्रेमचंद ने कहानी का अंत जिस ढंग से किया है उस ढंग से भी उचित है, क्योंकि वो जो बात कहना चाहते थे
वो कहानी के माध्यम से सिद्ध हो गई है। इस तरह से ये कहानी जो है यही समाप्त होती है। इस कहानी में बंशीधर इस कहानी का मुख्य नायक है। पंडित लोपीदीन दातागंज के अमीर व्यक्ति हैं, बदलू सिंह कांस्टेबल हैं और वृद्ध मुंशी उनके पिताजी हैं। ये चार पात्र मुख्य रूप से इस कहानी में आए हैं। तो ये कहानी जो है इस कहानी में धर्म की जीत होती है, इस कहानी में सत्य की जीत होती है। ये सारी बातें जो हैं इस कहानी में दिखाई गई है। हम अगले वीडियो में इस कहानी से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझेंगे। धन्यवाद।